कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित लोकसभा में सिर्फ सांसद ही नहीं, संसदीय जीवन में एक उत्तम सांसद किस प्रकार से काम कर सकता है, ऐसा एक जीता जागता उदाहरण भाई भर्तृहरि जी। धर्मेंद्र प्रधान जी, अन्य वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि मुझे उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब जी से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला है। करीब 1.5 वर्ष पहले हम सब ने उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब जी की 100वीं जयंती बहुत ही एक प्रेरणा के अवसर के रूप में मनाई थी। आज हम उनकी प्रसिद्ध किताब ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का लोकार्पण कर रहे हैं। ओडिशा का व्यापक और विविधताओं से भरा इतिहास देश के लोगों तक पहुंचे, यह बहुत आवश्यक है। ओडिया और अंग्रेजी के बाद हिंदी संस्करण के जरिए आपने इस आवश्यकता को पूरा किया है। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए भाई भर्तृहरि महताब जी को, हरे कृष्ण मेहता फाउंडेशन को और विशेष रूप से शंकरलाल पुरोहित जी को उनका धन्यवाद भी करता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भर्तृहरि जी ने इस पुस्तक के विमोचन के अनुरोध के साथ ही मुझे एक प्रति भी वो आकर के दे के गए थे। मैं पढ़ तो नहीं पाया पूरी, लेकिन जो सरसरी नजर से मैंने उसको देखा तो मन में विचार आया कि इसका हिंदी प्रकाशन वाकई कितने सुखद संयोगों से जुड़ा हुआ है। ये पुस्तक एक ऐसे साल में प्रकाशित हुई है जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी साल उस घटना को भी 100 साल पूरे हो रहे हैं जब हरे कृष्ण महताब जी कॉलेज छोड़कर आजादी की लड़ाई से जुड़ गए थे। गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी तो ओडिशा में हरे कृष्ण जी ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया था। ये भी संयोग है कि वर्ष 2023 में ओडिशा इतिहास के प्रकाशन के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जब किसी विचार के केंद्र में देश सेवा का, समाज सेवा का बीज होता है तो ऐसे संयोग भी बनते ही चलते हैं। साथियों, इस किताब की भूमिका में भर्तृहरि जी ने लिखा है कि डॉक्टर हरिकृष्ण महताब जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास बनाया भी, बनते हुए देखा भी और उसे लिखा भी। वास्तव में ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व बहुत बिरले होते हैं। ऐसे महापुरुष खुद भी इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय होते हैं। महताब जी ने आजादी की लड़ाई में
अपना जीवन समर्पित किया, अपनी जवानी खपा दी। उन्होंने जेल की जिंदगी काटी। लेकिन महत्वपूर्ण ये रहा कि आजादी की लड़ाई के साथ साथ वो समाज के लिए भी लड़े। जात पात, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन में उन्होंने अपने पैतृक मंदिर को भी सभी जातियों के लिए खोला। और उस जमाने में आज भी एक स्वयं के व्यवहार से इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करना, इसको आज शायद इसको हमें इसकी ताकत क्या है अंदाज नहीं आएगा। उस युग में देखेंगे तो अंदाज आएगा कि कितना बड़ा साहस होगा। परिवार में भी किस प्रकार के माहौल से इस निर्णय की ओर जाना पड़ा होगा। आजादी के बाद उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में बड़े बड़े फैसले लिए। उड़ीसा के भविष्य को गढ़ने के लिए अनेक प्रयास किए। शहरों का आधुनिकीकरण, पोर्ट का आधुनिकीकरण, स्टील प्लांट, ऐसे कितने ही कार्यों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। साथियों, सत्ता में पहुंचकर भी वो हमेशा पहले अपने आप को एक स्वाधीनता सेनानी ही मानते थे और वो जीवन पर्यंत स्वाधीनता सेनानी बने रहे। ये बात आज के जनप्रतिनिधियों को हैरत में डाल सकती है कि जिस पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने थे, आपातकाल में उसी पार्टी का विरोध करते हुए वो जेल गए थे। यानी वो ऐसे विरले नेता थे जो देश की आजादी के लिए भी जेल गए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भी जेल गए। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं आपातकाल समाप्त होने के बाद उन्हें मिलने के लिए उड़ीसा गया था। मेरी तो कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे समय दिया और मुझे बराबर याद है प्री लंच टाइम दिया था। तो स्वाभाविक है कि लंच का समय होते ही बात पूरी हो जाएगी। और लेकिन मैं आज याद करता हूँ, मुझे लगता है 2-2.5 घंटे तक वो खाने के लिए नहीं गए और लंबे अरसे तक मुझे बहुत सी चीज़ें बताते रहे। क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के लिए एक सारा रिसर्च कर रहा था, कुछ मटेरियल कलेक्ट कर रहा था, इस सिलसिले में मैं उनके पास गया था। और मेरा ये अनुभव, और मैं कभी कभी देखता हूँ कि जो बड़े परिवार में बेटे संतान पैदा होते हैं, और उसमें भी खास करके राजनीतिक परिवारों में, और बाद में उनके संतानों को देखते हैं तो कभी कभी प्रश्न उठता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। लेकिन भर्तृहरि जी को देखने के बाद कभी नहीं लगता है। और उसका कारण हरे कृष्ण जी ने परिवार में जो शिस्त, अनुशासन, संस्कार, इसको भी उतना ही बल दिया, तब जाकर के हमें भर्तृहरि जैसे साथी मिलते हैं। साथियों, ये हम भली भांति जानते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर उड़ीसा के भविष्य की चिंता करते हुए भी उड़ीसा के इतिहास के प्रति उनका आकर्षण बहुत अधिक था। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में अहम भूमिका निभाई। उड़ीसा के इतिहास को राष्ट्रीय पटल पर ले गए। उड़ीसा में म्यूजियम हो, आर्काइव्स हो, आर्कोलॉजी सेक्शन हो, ये सब महताब जी की इतिहास दृष्टि और उनके योगदान से ही संभव हुआ।
साथियों, मैंने कई विद्वानों से सुना है कि अगर आपने महताब जी की उड़ीसा इतिहास पढ़ ली तो समझो आपने उड़ीसा को जान लिया, उड़ीसा को जी लिया। और यह बात सही भी है। इतिहास केवल अतीत का अध्याय ही नहीं होता, बल्कि भविष्य का आईना भी होता है। इसी विचारों को सामने रखकर आज देश अमृत महोत्सव में आजादी के इतिहास को फिर से जीवंत कर रहा है। आज हम स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान की गाथाओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं, ताकि हमारे युवा उसे न केवल जाने बल्कि अनुभव करे, नया आत्मविश्वास के साथ भर जाए और कुछ कर गुजरने के मकसद से नए संकल्पों के साथ आगे बढ़े। स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो देश के सामने उस रूप में नहीं आ सकी। और जैसा अभी भर्तृहरि जी कह रहे थे कि भारत का इतिहास राजमहलों का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास राजपथ का इतिहास नहीं है। सिर्फ जन जन के जीवन के साथ इतिहास अपने आप निर्माण हुआ है, और तभी तो हजारों साल की इस महान परंपरा को लेकर के हम जिए होंगे। ये बाहरी सोच है कि जिसने राजपाट और राजघरानों के आसपास की घटनाओं को ही इतिहास मान लिया, हम वो लोग नहीं है। पूरी रामायण और महाभारत देखिए, 80% बातें सामान्य जन की हैं, 80%। और इसलिए हम लोगों के जीवन में जन सामान्य एक केंद्र बिंदु में रहा है। आज हमारे युवा इतिहास के उन अध्ययनों पर शोध करें और कर रहे हैं, उन्हें नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इन प्रयासों में कितनी प्रेरणाएं निकलकर सामने आएगी, देश की विविधता के कितने रंगों से हम परिचित हो पाएंगे। साथियों, हरे कृष्ण जी ने आजादी की लड़ाई के ऐसे अनेकों अध्यायों से हमें परिचित कराया है, जिनसे उड़ीसा को लेकर बोध और शोध के नए आयाम खुले हैं। पाइक संग्राम, गंजाम आंदोलन और लारजाकोल आंदोलन से लेकर संबलपुर संग्राम तक ओडिशा की धरती ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को हमेशा नई ऊर्जा दी। कितने ही सेनानियों को अंग्रेजों ने जेलों में डाला, यातनाएं दी, कितने ही बलिदान हुए, लेकिन आजादी का जुनून कमजोर नहीं हुआ। संबलपुर संग्राम के वीर क्रांतिकारी सुरेंद्र राय हमारे लिए आज भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। जब देश ने गांधी जी के नेतृत्व में गुलामी के खिलाफ अपने अंतिम लड़ाई शुरू की, तो भी ओडिशा और वहां के लोगों उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा, ये ऐसे आंदोलन थे, वहां से लेकर के नमक सत्याग्रह तक पंडित गोपबंधु, आचार्य हरिहर और हरे कृष्ण मेहताब जैसे नायक ओडिशा को नेतृत्व दे रहे थे। रमा देवी, मालती देवी, कोकिला देवी, रानी भाग्यवती, ऐसी कितनी माताएं बहनें थी जिन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। इसी तरह ओडिशा के हमारे आदिवासी समाज के योगदान को कौन भूल सकता है। हमारे आदिवासियों ने अपने शौर्य और देश प्रेम से कभी भी विदेशी हुकूमत को चैन से बैठने नहीं दिया। और आपको शायद पता होगा, मेरी एक कोशिश है कि हिंदुस्तान में आजादी की जंग में
आदिवासी समाज का जो नेतृत्व रहा है, भूमिका रही है, उससे संबंधित उन राज्यों में जहां पर उस प्रकार के भावी पीढ़ी के लिए एक म्यूजियम वहां बनना चाहिए। अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत त्याग और तपस्या की, बलिदान की वीर गाथाएं पड़ी पड़ी है। कैसे वो जंग लड़ते थे, कैसे जंग जीतते थे, लंबे अरसे तक अंग्रेजों को पैर नहीं रखने देते थे अपने बलबूते पर। ये बातें हमारे आदिवासी समाज की ताक, तपस्या के गौरव को आने वाली पीढ़ी को बताना बहुत जरूरी है। इसलिए कोशिश है कि पूरे देश में आदिवासी समाज का आजादी के जंग में नेतृत्व, उसको अलग से उजागर करके लोगों के सामने लाने की जरूरत है। और कई अनगिनत कहानियां हैं जिसकी ओर शायद इतिहास ने भी अन्याय किया है। हमारे जैसा हम लोगों का स्वभाव है, जरा तामझाम वाली चीजें आ जाए तो हम उस तरफ लुढ़क जाते हैं, और इसके कारण ऐसी तपस्या की बहुत बातें होती हैं, त्याग की बहुत बातें होती हैं जो एकदम से उभर करके सामने नहीं आती है, तो प्रयास करके लाना होता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के महान आदिवासी नायक लक्ष्मण नायक जी को हमें जरूर याद करना चाहिए। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी, आजादी का सपना लेकर वो भारत माता की गोद में सो गए थे। साथियों, आजादी के इतिहास के साथ साथ अमृत महोत्सव का एक महत्वपूर्ण आयाम भारत की सांस्कृतिक विविधता और सांस्कृतिक पूंजी भी है। ओडिशा तो हमारी सांस्कृतिक विविधता का एक संपूर्ण चित्र, कंप्लीट पिक्चर है। यहाँ की कला, यहाँ का अध्यात्म, यहाँ की आदिवासी संस्कृति पूरे देश की धरोहर है। पूरे देश को इससे परिचित होना चाहिए, जुड़ना चाहिए और नई पीढ़ी को पता होना चाहिए। हम उड़ीसा इतिहास को जितना गहराई से समझेंगे, दुनिया के सामने लाएंगे, मानवता को समझने का उतना ही व्यापक दृष्टिकोण हमें मिलेगा। हरे कृष्ण जी ने अपनी पुस्तक में उड़ीसा की आस्था, कला और वास्तु पर जो प्रकाश डाला है, हमारे युवाओं को इस दिशा में एक मजबूती और एक मजबूत आधार देती है। साथियों, उड़ीसा के अतीत को आप खंगालें, आप देखेंगे कि उसमें हमें उड़ीसा के साथ साथ पूरे भारत के ऐतिहासिक सामर्थ्य के भी दर्शन होते हैं। इतिहास में लिखित ये सामर्थ्य वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं से जुड़ा हुआ है, भविष्य के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करता है। आप देखिए, उड़ीसा की विशाल समुद्री सीमा एक समय भारत के बड़े बड़े पोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र हुआ करती थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देशों के साथ यहां से जो व्यापार होता था, वो उड़ीसा और भारत की समृद्धि का बहुत बड़ा कारण था। कुछ इतिहासकारों ने शोध तो यहां तक बताते हैं कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में जिराफ की तस्वीरें हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस बात का सबूत है कि उड़ीसा के व्यापारी अफ्रीका तक व्यापार करते थे, तभी तो जिराफ की बात आई होगी। उस समय तो व्हाट्सएप था नहीं। बड़ी संख्या में उड़ीसा के लोग व्यापार के लिए दूसरे देशों में रहते भी थे। उन्हें दरिया पारी ओडिया कहते थे। ओडिया से मिलती जुलती स्क्रिप्ट्स कितने ही देशों में मिलती हैं। इतिहास के जानकार कहते हैं कि सम्राट अशोक ने इसी समुद्री व्यापार पर अधिकार हासिल करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण ने सम्राट अशोक को धम्म अशोक बना दिया और एक तरह से ओडिशा व्यापार के साथ साथ भारत से
बौद्ध संस्कृति के प्रसार का माध्यम भी बना। साथियों, उस दौर में हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन थे वो प्रकृति ने हमें आज भी दिए हैं। हमारे पास आज भी इतनी व्यापक समुद्री सीमा है, मानवीय संसाधन है, व्यापार की संभावनाएं हैं। साथ ही आज हमारे पास आधुनिक विज्ञान की ताकत भी है। अगर हम अपने इस प्राचीन अनुभवों और आधुनिक संभावनाओं को एक साथ जोड़ दें तो ओडिशा विकास की नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। आज देश इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है और अधिक प्रयास करने की दिशा में भी हम सजग हैं। मैं जब प्रधानमंत्री नहीं बना था, चुनाव अभी तय नहीं हुआ था, 2013 में शायद मेरा एक भाषण है, मेरी पार्टी का एक कार्यक्रम था और उसमें मैंने कहा था कि मैं भारत के भविष्य को कैसे देखता हूं। उस समय मैंने कहा था कि अगर भारत का संतुलित विकास नहीं होता है तो शायद हम हमारे पोटेंशियल का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाएंगे। और मैं ये मान करके चलता हूं उस समय से कि जैसे भारत का पश्चिमी भाग, अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा लेकर के बीच में एक रेखा बनाते हैं तो पश्चिम में आपको इन दिनों प्रगति, समृद्धि सब नजर आएगा, आर्थिक गतिविधि नजर आएगी नीचे से लेकर के ऊपर तक। लेकिन पूरब में जहां इतने प्राकृतिक संसाधन है, जहां इतने क्रिएटिव माइंड है, अद्भुत ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास पूरब में, चाहे उड़िया हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, ये पूरा एक ऐसी अद्भुत सामर्थ्य की पूंजी पड़ी है। अकेला ये इलाका ही डेवलप हो जाए ना, हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं हट सकता है जी, इतनी ताकत पड़ी। और इसलिए आपने देखा होगा पिछले 6 साल का कोई एनालिसिस करे तो पूर्वी भारत के विकास के लिए, और विकास में सबसे बड़ा इनिशिएटिव होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, सबसे ज्यादा बल दिया गया है पूर्वी भारत पर, ताकि देश एक संतुलित, पूरब और पश्चिम में करीब करीब 19-20 का फर्क तो मैं प्राकृतिक कारणों से समझ सकता हूं। और हम देखें कि भारत का स्वर्णिम युग तब था जब भारत का पूरब भारत का नेतृत्व करता था, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, इवन कोलकाता, ये भारत का नेतृत्व करने वाले केंद्र बिंदु थे। और उस समय भारत का स्वर्णिम काल मतलब कि यहां एक अद्भुत सामर्थ्य पड़ा हुआ है। हमें इस सामर्थ्य को लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम फिर से भारत को उस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। साथियों, व्यापार और उद्योग के लिए सबसे पहली जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज ओडिशा में हजारों किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, कोस्टल हाईवेज बन रहे हैं जो कि पोर्ट्स को कनेक्ट करेंगे। सैकड़ों किलोमीटर नई रेल लाइंस पिछले 6-7 सालों में बिछाई गई है। सागरमाला प्रोजेक्ट पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अगला महत्वपूर्ण घटक है उद्योग। इस दिशा में उद्योगों, कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए काम हो रहा है। ऑयल और गैस में जुड़ी कितनी व्यापक संभावनाएं ओडिशा में मौजूद है, उनके लिए भी हजारों करोड़ का निवेश किया गया है। ऑयल रिफाइनरीज हो, एथेनॉल, बायो रिफाइनरीज हो, इनके नए नए प्लांट्स आज ओडिशा में लग रहे हैं। इसी तरह स्टील इंडस्ट्रीज की व्यापक संभावनाओं को भी आकार दिया जा रहा है। हजारों करोड़ का निवेश ओडिशा में किया गया है।
ओडिशा के पास समुद्री संसाधनों से समृद्धि के अपार अवसर भी हैं। देश का प्रयास है कि ब्लू रिवॉल्यूशन के जरिए ये संसाधन ओडिशा की प्रगति का आधार बने, यहाँ के मछुआरों किसानों का जीवन स्तर बेहतर हो। साथियों, आने वाले समय में इन व्यापक संभावनाओं के लिए स्किल की भी बहुत बड़ी जरूरत है। ओडिशा के युवाओं को इस विकास का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए IIT भुवनेश्वर, आईएसआर बहरामपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल जैसे संस्थानों की नींव रखी गई है। इसी साल जनवरी में मुझे ओडिशा में IIM संबलपुर के शिलान्यास का सौभाग्य भी मिला था। ये संस्थान आने वाले सालों में ओडिशा के भविष्य का निर्माण करेंगे, विकास को नई गति देंगे। साथियों, उत्कल मणि गोपबंधु दास जी ने लिखा है, जगत सर से भारत कनल, ताम मधे पुण्य नीलांचल। आज जब देश आजादी के 75 सालों के शुभ अवसर के लिए तैयार हो रहा है, तो हमें इस भाव को, इस संकल्प को फिर से साकार करना है। और मैंने तो देखा है कि शायद मेरे पास एग्जैक्टली आंकड़े नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कोलकाता के बाद किसी एक शहर में उड़िया लोग ज्यादा रहते होंगे तो शायद सूरत में रहते हैं। और इसके कारण मेरा उनके साथ बड़ा स्वाभाविक संपर्क भी रहता है। ऐसा सरल जीवन, कम से कम साधन और व्यवस्थाओं से मस्ती भरी जिंदगी जीना मैंने बहुत निकट से देखा है। ये अपने आप में, और कहीं उनके नाम पर कोई भी उपद्रव उनके खाते में नहीं है, इतने शांतिप्रिय। अब जब मैं पूर्वी भारत की बात करता हूं, आज देश में मुंबई, उसकी चर्चा होती है। आजादी के पहले कराची की चर्चा होती थी, लाहौर की चर्चा होती थी। धीरे धीरे करके बेंगलोर और हैदराबाद की चर्चा होने लगी, चेन्नई की होने लगी, और कोलकाता जैसे पूरे हिंदुस्तान की प्रगति और विकास और अर्थव्यवस्था में बहुत याद करके कोई लिखता है। जबकि वाइब्रेंट कोलकाता, एक फ्यूचर को लेकर के सोचने वाला कोलकाता, पूरे पूर्वी भारत को, पूरे पूर्वी, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे पूर्वी भारत को प्रगति के लिए बहुत बड़ा नेतृत्व दे सकता है। और हमारी कोशिश है कि कोलकाता फिर से एक बार वाइब्रेंट बने, एक प्रकार से पूर्वी भारत के विकास के लिए कोलकाता एक शक्ति बनकर के उभरे। और इस पूरे मैप को लेकर के हम काम कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि सिर्फ और सिर्फ देश का ही भला ये सारे निर्णयों को ताकत देता है। मैं आज श्रीमान हरे कृष्ण मेहता फाउंडेशन के विद्वानों से अनुरोध करूंगा कि मेहताब जी के काम को आगे बढ़ाने का ये महान अवसर है। हमें ओडिशा के इतिहास को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के वास्तु वैभव को देश विदेश तक ले जाकर जाना है। आइए अमृत महोत्सव में हम देश के आह्वान से जुड़े, इस अभियान को जन जन का अभियान बनाए। मुझे विश्वास है ये अभियान वैसे ही वैचारिक ऊर्जा का प्रवाह बनेगा जैसा संकल्प श्री हरे कृष्ण मेहताब जी ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान लिया था। इसी शुभ संकल्प के साथ मैं फिर एक बार इस महत्वपूर्ण अवसर में मुझे भी इस प्रवाह के साथ जुड़ने का मौका मिला। मैं मेहता फाउंडेशन का आभारी हूँ, भाई भर्तृहरि जी का आभारी हूँ कि मुझे आप सबके बीच आकर के इन अपने भावों को व्यक्त करने का भी अवसर मिला, और एक जिसके प्रति मेरी श्रद्धा और आदर रहा है, ऐसे कि इतिहास की कुछ घटनाओं से जुड़ने का मुझे आज मौका मिला। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।